नमस्कार। ऊर्जा, खेती और हमारा सबसे कीमती संसाधन यानी पानी, इनके बीच का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही उलझा हुआ है। जिस चीज को हम अक्सर बहुत गर्व से ग्रीन फ्यूल कहते हैं, उसकी एक ऐसी कीमत भी है जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे आंकड़ों की मदद से एथेनॉल के इस विरोधाभास यानी एथेनॉल पैराडॉक्स की असली सच्चाई को डीकोड करेंगे। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करिए, 10,790। अब ये कोई ऐसा वैसा रैंडम नंबर नहीं है। चावल से सिर्फ 1 लीटर, जी हाँ, मात्र 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए औसतन इतने ही लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 लीटर ईंधन और लगभग 11,000 लीटर पानी। मतलब ये आंकड़ा ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिसे हम इतना इको फ्रेंडली या हरा ईंधन मान रहे हैं, क्या वो सच में इतना ग्रीन है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम द ग्रीन फ्यूल पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर इथेनॉल के लिए वाटर मैथ यानी पानी के गणित को देखेंगे। उसके बाद पॉलिसी शिफ्ट्स और सब्सिडीज की बात होगी, फिर लोकल किसानों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे ग्राउंड वाटर यानी भूजल के वार्निंग साइंस की। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, द ग्रीन फ्यूल पैराडॉक्स। अब देखिए, पब्लिक डिबेट्स में बायोफ्यूल को अक्सर एकदम पर्यावरण के अनुकूल बता दिया जाता है, लेकिन जरा गहराई में जाएं तो एक बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसी फसल जिसे उगाने में बेतहाशा पानी लगता है, जैसे कि धान, वो अचानक से ग्रीन फ्यूल कैसे बन सकती है? इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का असल मकसद तो प्रदूषण कम करना है ना, लेकिन अगर इसके लिए हमें अपने पानी की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास बन जाता है। और इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी विडंबना है। जरा सोचिए, सालों से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों पर यह ठप्पा लगाया जाता रहा है कि वो धान उगाकर ग्राउंड वाटर खत्म कर रहे हैं। उन्हें एक तरह से विलन बना दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसी पानी पीने वाले चावल को बड़ी बड़ी कॉरपोरेट भट्टियों में ग्रीन फ्यूल के नाम पर जलाया जाता है, तो उसे एक मास्टर स्ट्रोक और बड़ी उपलब्धि मान लिया जाता है ना जी? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। नंबर 2, वाटर मैथ फॉर इथेनॉल। बयानबाजी को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधा डेटा पर आते हैं। अलग अलग फसलों से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगने वाले पानी को अगर हम कंपेयर करें, तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, गन्ने के लिए करीब 3,630 लीटर और मक्के के लिए 4,670 लीटर पानी लगता है। लेकिन चावल, इसका आंकड़ा तो 10,790 लीटर पर पहुंच जाता है, जो मक्के और गन्ने के मुकाबले 2 गुने से भी कहीं ज्यादा है। यानी अगर हम ऊर्जा के विकल्पों की बात करें, तो चावल सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला विकल्प है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 10,790 लीटर का आंकड़ा आखिर आता कहाँ से है, तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। असल में सिर्फ 1 किलो चावल उगाने के लिए ही खेतों में 3,000 से 5,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। और जब आप एक पूरा टन चावल प्रोसेस करते हैं, तो उससे बमुश्किल 425 से 470 लीटर इथेनॉल ही निकल पाता है। मतलब साफ है, खेती के दौरान इस्तेमाल हुए उस अथाह पानी का सीधा बोझ उसी 1 लीटर इथेनॉल पर आ जाता है। चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं, पॉलिसी शिफ्ट्स और सब्सिडीज। अब सवाल ये है कि पानी के इस भारी भरकम गणित के बावजूद आखिर चावल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारी नीतियों और सब्सिडी के स्ट्रक्चर में। इस टाइमलाइन को देखिए। आने वाले सालों के लिए अनाज को ईंधन की तरफ मोड़ने के टारगेट्स कितने अग्रेसिव हैं। 2024-25 के लिए 52 लाख टन चावल अलॉट किया गया है और 2025-26 आते आते इसे बढ़ाकर सीधा 90 लाख टन तक ले जाने की तैयारी है। ईंधन बनाने के लिए अनाज पर हमारी निर्भरता बहुत ही तेजी से बढ़ाई जा रही है। तो भाई, इतना सारा चावल आएगा कहाँ से? जो सोर्सेज हम एनालाइज कर रहे हैं, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉलिसी चेंज की तरफ इशारा करते हैं। पहले स्टेप में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में गरीबों को दिए जाने वाले टूटे चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% करने की योजना है। और फिर दूसरे स्टेप में इस कटौती से जो लगभग 90 लाख टन चावल बचेगा, उसे सीधा इथेनॉल इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और अर्थशास्त्र का एक और एंगल भी है, जो इस टेबल में एकदम क्लियर दिखता है। देखिए, चावल उगाने की जो असल इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो करीब 4,173 रुपए प्रति क्विंटल आती है। लेकिन डिस्टिलरीज को यही चावल 2,320 रुपए प्रति क्विंटल के भारी डिस्काउंट वाले रेट पर मिल रहा है।
तो अगर हम इसे आर्थिक नजरिए से देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टैक्स पेयर के पैसे से पहले सब्सिडी देकर चावल उगाया जा रहा है और फिर उसी चावल को ईंधन बनाने के लिए फिर से सब्सिडी वाले रेट पर कंपनियों को थमा दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, इम्पैक्ट ऑन लोकल फार्मर्स। इन बड़े बड़े आर्थिक फैसलों का ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ रहा है, इन नीतियों का एक ऐसा इम्पैक्ट भी हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। शुरुआत में क्या हुआ, किसानों को देश का ऊर्जा दाता बनने का विजन दिखाया गया और उन्हें मक्का उगाने के लिए इनकरेज किया गया। लेकिन जैसे ही इथेनॉल के लिए चावल का कोटा अचानक से बढ़ा दिया गया, मार्केट में मक्के की डिमांड धड़ाम से गिर गई। इसका सीधा और दर्दनाक नतीजा ये हुआ कि जिन किसानों ने मक्का उगाया था वो अपनी फसल को भारी घाटे में बेचने के लिए मजबूर हो गए। इस फाइनेंशियल डैमेज को आप इन आंकड़ों में साफ देख सकते हैं। मक्का किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम 2,400 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही, लेकिन मार्केट क्रैश होने की वजह से उन्हें अपनी मेहनत की फसल औसतन सिर्फ 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर निकालनी पड़ी। नीतियों में हुए इस अचानक बदलाव का सीधा आर्थिक नुकसान हमारे लोकल किसानों को उठाना पड़ा है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। नंबर 5, वार्निंग साइंस फॉर ग्राउंड वाटर। ये एक ऐसा सच है जो थोड़ा चुभ सकता है। कई रिपोर्ट्स एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन को सामने लाती हैं। कई बड़े एथेनॉल प्लांट्स विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। अब ये वो इलाके हैं जहाँ के लोग अक्सर पीने के पानी और सिंचाई तक के लिए रोज जद्दोजहद करते हैं। मतलब एक तरफ तो भयंकर जल संकट है, लोगों के पास पानी नहीं है, और दूसरी तरफ करोड़ों लीटर पानी सोखने वाले ये प्लांट्स उसी इलाके में बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। और देखिए, ये कोई हवाई डर नहीं है। सरकार के अपने थिंक टैंक नीति आयोग की कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बिल्कुल ऑफिशियली ये चेतावनी देती हैं कि 2030 तक भारत को एक बहुत ही गंभीर ग्राउंड वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। जब देश की सबसे प्रमुख नीति निर्धारक संस्थाएं खुद ऐसी चेतावनी दे रही हों, तो पानी से भरपूर इस इथेनॉल उत्पादन की दिशा पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है। उसी रिपोर्ट का एक और डराने वाला आंकड़ा है 21 शहर। जी हाँ, अनुमान है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे भारत के 21 प्रमुख शहरों का भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर 0 पर पहुंच सकता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हम बाहर से तेल तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे का पानी अगर वो एक बार खत्म हो गया तो प्रकृति को उसे दोबारा रिचार्ज करने में सदियां लग जाती हैं। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बेहद क्रिटिकल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 2030 में जब हमारे नल पूरी तरह से सूख जाएंगे, तो क्या हमारी कारों के टैंक में भरा वो इथेनॉल किसी की भी प्यास बुझा पाएगा? क्या ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की कीमत हमारी जल सुरक्षा हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे रिसोर्सेज के फ्यूचर को लेकर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।